फिजिक्स इन ईजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो न्यूटन का शीतलन नियम है। तो इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु का ताप वातावरण के ताप से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और यह ऊष्मा का उत्सर्जन विकिरण के माध्यम से होता है, यानी वस्तु विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से अपने ऊष्मा का उत्सर्जन करती रहती है। तो इसी उत्सर्जन के दर के संबंध में न्यूटन ने अपना शीतलन नियम दिया। तो जैसे जैसे वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन करती जाती है वैसे वैसे उसका ताप कम होता जाता है, वस्तु ठंडा होती जाती है। तो न्यूटन ने बताया कि यदि वस्तु के ताप और वातावरण के ताप में बहुत अधिक अंतर न हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु के ठंडा होने का दर या वस्तु से ऊष्मा के उत्सर्जन का दर जो होता है वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुपाती होता है। यानी जैसे जैसे वस्तु के ताप और वातावरण के ताप का अंतर कम होता जाएगा वैसे वैसे वस्तु के ठंडा होने का दर या फिर वस्तु के ऊष्मा के उत्सर्जन का दर जो होता है वो कम होता जाता है। तो उन्होंने अपने शीतलन नियम में कहा कि यदि वस्तु का ताप न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार उसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु एवं वातावरण के बीच ताप का अंतर बहुत अधिक न हो, बहुत अधिक न हो। ये ताप का अंतर बहुत अधिक न हो, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यदि ताप का अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो न्यूटन का शीतलन नियम वहां काम नहीं करता है। तो इस तथ्य को हमको ध्यान में रखना है कि न्यूटन के शीतलन नियम के लिए वस्तु के ताप और वातावरण के ताप में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। न हो तो वस्तु द्वारा ऊष्मा के उत्सर्जन का दर, ऊष्मा उत्सर्जन का दर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं वस्तु के ठंडा होने का दर, वस्तु के ठंडा होने का दर वस्तु तथा वातावरण के बीच तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का शीतलन नियम है। तो इसमें हम गणितीय रूप से अगर देखना चाहें तो देखें कि यदि
वस्तु का ताप θ1 तथा वातावरण का ताप θ2 हो तो वस्तु द्वारा ऊष्मा उत्सर्जन का दर, जिसको हम आर भी कह सकते हैं और बराबर dQ अपान dt भी कह सकते हैं। dQ ऊष्मा उत्सर्जन का दर, सॉरी dQ dt समय अंतराल में ऊष्मा उत्सर्जन हो गया, तो dQ अपान dt जो होता है वो ऊष्मा उत्सर्जन का दर होता है, जिसको हम R से लिख सकते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन का दर R वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर क्या हो जाएगा? θ1 वस्तु का ताप है और θ2 वातावरण का ताप है, तो इसको हम डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात न्यूटन का शीतलन नियम गणितीय रूप से क्या होगा? dQ अपान dt अनुक्रमानुपाती θ1 माइनस θ2, और इसी को हम लिखते हैं dQ अपान dt को R भी लिख सकते हैं, R अनुक्रमानुपाती डेल्टा थीटा। और यहां से एक कांस्टेंट अगर लगा दें ये हो जाता है R अनुक्रमानुपाती को बराबर करके K इंटू डेल्टा थीटा। ये K जो होता है न्यूटन का शीतलन स्थिरांक कहलाता है। तो K क्या है? यहां K न्यूटन का शीतलन स्थिरांक है। न्यूटन का शीतलन स्थिरांक है। तो इसको हम व्यवहारिक रूप से भी देख सकते हैं कि जैसे हम किसी गर्म वस्तु के सामने होते हैं तो हमको ऊष्मा का एहसास होता है, हमको गर्मी का एहसास होता है, यानी वो वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन करती है और उसी ऊष्मा से हम गर्मी का एहसास करते हैं। जब वस्तु का ताप वातावरण के सापेक्ष बहुत अधिक होता है तो हम अधिक गर्मी का एहसास करते हैं। इसका आशय यह है कि वातावरण और वस्तु के ताप में अंतर अधिक है तो हमको अधिक ऊष्मा मिल रही है, यानी ऊष्मा का वो अधिक उत्सर्जन कर रहा है। और जैसे जैसे वस्तु का ताप कम होता जाता है तो वस्तु और वातावरण के बीच ताप का अंतर भी कम होता जाता है और हमको ऊष्मा कम मिलती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे वस्तु और वातावरण के बीच ताप का अंतर कम होता है वैसे वैसे वस्तु द्वारा ऊष्मा के उत्सर्जन का दर जो होता है वो कम होता जाता है और हमको ऊष्मा कम मिलती जाती है। तो ये हम दैनिक जीवन में भी अपने देखते हैं कि अधिक ताप पर वस्तु है तो हमको अधिक ऊष्मा देता है और कम ताप पर वस्तु होती है तो हमको कम ऊष्मा देता है। और अधिक ताप पर वस्तु होने के कारण ताप अंतर अधिक होता है और ऊष्मा के उत्सर्जन का दर अधिक होता है। और कम ताप होने के कारण वस्तु और वातावरण के बीच ताप का जो अंतर होता है वो कम होता है और हमको कम ऊष्मा मिलती है या वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन कम दर से करती है। तो ये हमारा छोटा सा न्यूटन का शीतलन नियम था। और इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग आप कर सकते हैं जिससे संबंधित
फिगर को हमने बनाया है। तो आइए इस फिगर को समझते हैं, इस प्रयोग को देखते हैं कि किस तरह से हम न्यूटन के शीतलन नियम को सत्यापित कर सकते हैं। तो न्यूटन के शीतलन नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले हम एक कैलोरी मापी लेते हैं। ये हमारा कैलोरी मापी है। इसमें जल के ताप को वातावरण के ताप से लगभग 30-35 डिग्री अधिक करके इसमें जल को हम क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। और इस कैलोरी मापी को एक दोहरी दीवार वाले बर्तन, ये हमारा दोहरी दीवार वाला बर्तन है, दोहरी दीवार वाले बर्तन में लटका देते हैं। इस कैलोरी मापी में एक ताप मापी भी लगाते हैं और एक विडोलक भी लगाते हैं। समय समय पर ताप मापी के द्वारा इस कैलोरी मापी में भरे हुए जल के ताप को हम मापते हैं और इस विडोलक के द्वारा हम इस जल को हिलाते रहते हैं ताकि पूरे जल का टेम्परेचर एक समान हो जाए। आगे इस दोहरी दीवार वाले बर्तन में हम वातावरण के ताप पर या वातावरण के ताप के बराबर ताप का जल भर देते हैं। यानी जितना ताप वातावरण का है उतना ही ताप क्या है, इस जल का है। हम यहाँ पर वातावरण के ताप को थीटा मान के चल रहे हैं, तो वातावरण का ताप थीटा है और इसमें भरा हुआ जल का ताप भी क्या है, थीटा है। तो इसीलिए होता है कि इस वातावरण के ताप में चेंजिंग नहीं होती है, हमेशा इसका ताप थीटा बना रहता है। क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है तो ये ऊष्मा को अवशोषित ज्यादा करता है और बाहर से अंदर ऊष्मा नहीं जाने देता है या अंदर से बाहर ऊष्मा नहीं जाने देता है। तो ऐसी स्थिति में इस कैलोरी मापी के चारों तरफ जो हवा है, जो चारों तरफ निर्वात है, उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। और इस जल के ताप को मापने के लिए भी एक थर्मामीटर तापमापी लगा देते हैं ताकि ये पता चलता रहे कि वास्तव में जल का ताप इस वातावरण के ताप के बराबर ही रहे। और आगे हम इस दोहरी दीवार वाले बर्तन को पूरा पैक कर देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं ढक्कन लगा करके। अब न्यूटन के शीतलन नियम के सत्यापन के लिए हम निश्चित समय अंतराल में इस कैलोरी मापी में भरे हुए जल के ताप को मापते रहते हैं, क्योंकि अब ये जल ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा और समय के साथ जो है इसके ताप में कमी होती जाएगी। इस जल का ताप वातावरण के ताप से अधिक है, तो इस वातावरण और जल के ताप में अंतर होने के कारण ये जल ऊष्मा का उत्सर्जन लगातार करता रहता है। तो समय के साथ इस जल का ताप गिरता जाता है। तो न्यूटन के शीतलन नियम के सत्यापन के लिए हम समय के साथ इस कैलोरी मापी में भरे हुए जल के ताप को मापते रहते हैं और उस ताप और समय के साथ ग्राफ खींचते हैं, जिसको हम शीतलन वक्र कहते हैं। ये हमारा शीतलन वक्र है। अब आगे हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल पर, जैसे ये फर्स्ट टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, जिसको हम 30 सेकंड लेकर के देखेंगे, तो 30 सेकंड में हमारा ताप θ1 से θ2 हो जाता है। तो इस 30 सेकंड में कैलोरी मापी में भरे हुए जल का मध्यमान ताप क्या हो जाएगा, यानी जल का मध्यमान ताप। इस टाइम इंटरवल में प्रारंभिक ताप θ1 था और अंतिम ताप θ2 था, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मध्यमान ताप निकल जाता है। तो मान लेते हैं ये θ' हो जाता है। तो यहां पर इस टाइम इंटरवल में एक तरह से कैलोरी मापी में भरे हुए जल का ताप θ' मान लिया जाएगा। तो जल का ताप θ' हो गया और वातावरण का ताप क्या है, वातावरण का ताप θ। तो जल एवं वातावरण के ताप में अंतर क्या हो जाता है, θ' माइनस θ। ये ताप अंतर हो गया। और हम ठंडा होने के दर और ताप में अंतर के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमारा, जैसे कह लें कि
इस टाइम इंटरवल में कितनी ऊष्मा निकली, फिर अगले 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा निकली, फिर अगले 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा निकली। तो अलग अलग ताप में अंतर करके हम जब उत्सर्जित ऊष्मा या ठंडा होने का दर निकालते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। और इससे हमको पता चल जाता है कि अगर ताप में अंतर अधिक है, यानी थीटा डैश माइनस थीटा, अलग अलग टाइम इंटरवल पर थीटा डैश निकालते हैं और उसका थीटा से अंतर निकालते हैं। थीटा डैश माइनस थीटा के बीच एक तरफ थीटा डैश माइनस थीटा लिखते हैं और दूसरी तरफ ठंडा होने का दर क्या लिखते हैं। ठंडा होने का दर क्या हो जाएगा, होने का दर बराबर थीटा डैश माइनस थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये ठंडा होने का दर है। तो ठंडा होने के दर और इस तापांतर में यदि हम ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ मिला है वो ग्राफ आपको बताता है कि ठंडा होने का दर थीटा डैश माइनस थीटा अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो ताप में अंतर के अनुपाती होता है। जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ठंडा होने का दर भी बढ़ता जाता है। तो ठंडा होने का दर जो है वो थीटा डैश माइनस थीटा अपॉन डेल्टा टी और ताप का अंतर थीटा डैश माइनस थीटा है। तो यहां तक हम देख रहे हैं कि थीटा डैश माइनस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा डैश माइनस थीटा अपॉन डेल्टा टी होगा। तो क्योंकि ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल कांस्टेंट है 30 सेकंड, हर 30 सेकंड पर हम मध्यमान ताप निकाल रहे हैं और अंतर निकाल रहे हैं। तो अगर ये डेल्टा टी कांस्टेंट है तो ये ठंडा होने का दर ये जो है ताप अंतर के अनुपाती होगा जो कि न्यूटन का शीतलन नियम है। तो इस तरह से हम न्यूटन के शीतलन नियम क्या सत्यापन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।